लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सी में वेरिएबल डिक्लेरेशंस के कंसेप्ट्स को समझा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और किस तरीके से उनकी मेमोरीज क्रिएट होती है। आज हम उन सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन कंसेप्ट्स को अपने VS कोड एडिटर में एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। डिक्लेरेशंस में अगर हमको कोई एरर आती है तो हम उसको डिटेक्ट कर सके, माइनर प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट कर सके, और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अगर हमारे किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, जैसे नेट या BPSC कंप्यूटर टीचर्स या अदर कंप्यूटर टीचर्स एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो वो भी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी। या डेवलपमेंट के दौरान वेरिएबल डिक्लेरेशंस का किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आगे फ्यूचर में नहीं रहेगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज हम सीखे, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन का कंसेप्ट जो होता है हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम है। तो हम सी में जब कंसेप्ट को क्लियरली समझ जाते हैं तो हमें किसी भी दूसरे लैंग्वेज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे पहले हम लोग उन 5 MCQs को देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था और दिया था, और मैंने कहा था कि इनके आंसर्स आप लोग करेंगे। तो आज हम पहले उनका एक्सप्लेनेशन, आंसर्स क्या सही आंसर्स होंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स इन सी, यानी कौन सा डेटा टाइप है सी में जो डेसिमल नंबर्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इंट, कैर, फ्लोट एंड वर्ड। तो इंट डेसिमल नंबर्स को नहीं रखता है, इंटीग्रल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम लोग समझे थे, जैसे 5 या 500 इस तरीके की वैल्यूज के लिए। कैर कोई भी एक लेटर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और फ्लॉट है जिसे हम यूज करते हैं डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को रखने के लिए, यानी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा फ्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशंस। तो सी में कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन वैलिड है? तो सी में ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में वैलिड वेरिएबल का डिक्लेरेशंस वही होता है जो सी में चलता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टू एज, तो किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन न्यूमेरिकल वैल्यू से शुरू नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ये भी गलत है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज हो रहा है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस में नहीं यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस आ रहा है, ये भी गलत है। तो ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं, इसका लिंक यहाँ प्रोवाइडेड रहेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। Now, which format specifier is used to print an integer variable? इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन के अंदर? तो %f फ्लोट के लिए होता है, %c कैर के लिए होता है, और %d इंट के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा सी, परसेंटेज स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी। तो कौन सा वेरिएबल नेम सही है? टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ये बिल्कुल सही है। हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स के बीच में, और शुरू में भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा पहला तो सही है। यहाँ स्पेस आ रहा है तो स्पेस हम जानते हैं कि ये नहीं होगा, तो ये गलत है। 1 स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल से शुरू नहीं होगा, और ये इंट एक रिजर्व वर्ड है डेटा टाइप के रूप में, तो हम जानते हैं किसी कोई भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस में नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल्स इन सी इज ट्रू। तो वेरिएबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर अ डेटा टाइप, ये गलत है। बिना डेटा टाइप के यूज के हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने इस कंसेप्ट को सबसे पहले समझा था लास्ट लेक्चर में कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, देन हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है कि बिना डेटा टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर अ डेटा टाइप, यानी वेरिएबल की कोई डेटा टाइप रिक्वायर्ड नहीं करता है, डेटा टाइप की जरूरत नहीं है। अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा इन मेमोरी। तो वेरिएबल का यूज हम क्यों करते हैं? मेमोरी के अंदर डेटा को रखने के लिए। हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल्स हम एक्सेस करते हैं। देन दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन स्पेस, नो। वेरिएबल नेम्स कैन बी अ कीवर्ड, नो।
तो ये हमारे कुछ जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज जो लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था उसके सही आंसर्स ये थे। अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और वहां पे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम को डिक्लेरेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ बेसिक इंक्लूजन्स कर रखा हुआ है पहले से ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। conio की वैसे कोई ज़रूरत यहाँ हम लोगों को है नहीं, हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि VS कोड के अंदर हम MinGW यानी GCC कंपाइलर को यूज़ करते हैं और GCC कंपाइलर में conio का यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं इंट वेरिएबल int x इक्वल टू 5, कॉमा दे करके भी हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें इंटीजर टाइप का तो यहाँ पे हम कॉमा के बाद दूसरा वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे y का डिक्लेयर हुआ। अब ये दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। x जो है वो दैट इज अ इनिशियलाइज्ड वेरिएबल, x में हम लोगों ने वैल्यू रखा है 5 बट y में वैल्यू नहीं रखा। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस कंसेप्ट को क्लियरली समझा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस के समय हम वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, और बिना वैल्यू असाइन किए हुए भी हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। लेकिन जिसमें वैल्यू नहीं है जैसे y में यहाँ वैल्यू नहीं है, ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, हम इसका किसी भी तरह का कोई यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक इसमें हम कोई पहली वैल्यू असाइन नहीं कर देते। फिर अब हम दूसरा वेरिएबल जैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ch कैर टाइप का। अब कैर वैल्यू जो होगा वो सिंगल कोट्स के बीच में रखा जाएगा, कोई भी एक लेटर। तो मैंने यहाँ कैपिटल A रख दिया। अब हम डिक्लेयर करते हैं एक फ्लोट वेरिएबल फ्लोट z इक्वल टू कोई भी वैल्यू हम इसमें रखते हैं 7.56432, कोई भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू अभी हमने असाइन कर दिया इसमें। अब वी विल प्रिंट दिस ऑल वैल्यूज। सिंपली अभी हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे सारी वैल्यूज को। तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे %d, देन डबल कोट्स के बाद हम यहाँ कॉमा देंगे और फिर उस वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे जिस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है। तो x को मैंने यहाँ पे लिख दिया जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है अभी हम लोगों को। देन अब हम लोग यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि वैल्यू के साथ कुछ मैसेज भी प्रिंट हो, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि x लिख कर आए और उसका वैल्यू आए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि x लिख कर के आए, x इक्वल और देन उसकी वैल्यू। तो पहले यहाँ मैंने लिख दिया x एंड इक्वल, उसके बाद %d। तो जहाँ पे %d लिखा जाएगा या फॉर्मेट स्पेसिफायर जहाँ पे लिखा जाएगा उसी जगह पे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू %d के जगह पे आ जाएगा, यानी आउटपुट में क्या आएगा x इक्वल 5। देन अब दूसरे वेरिएबल को भी हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं। तो हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, कैर वेरिएबल है। तो कैर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कैर इक्वल, और कैरेक्टर का फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %c। तो हम यहाँ %c लिखेंगे और यहाँ पे ch वेरिएबल नेम। देन अब हम प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग फ्लोट वेरिएबल z की वैल्यू को, तो यहाँ z असाइन करेंगे और z का फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है %f। तो यहाँ %f देंगे और फिर यहाँ पे z लिखेंगे। अब हमने इसमें कोई चेंजेस किया है तो चेंजेस करने के बाद हम इसको वापस से एक बार सेव कर लेते हैं। कोई भी चेंजेस जब हम अपने प्रोग्राम में करते हैं तो उसको सेव कर लेते हैं। देन नाउ हम लोग टर्मिनल्स पे जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। अब हम टर्मिनल पे जब आते हैं तो टर्मिनल में हम देखेंगे ये जो टर्मिनल जो ओपन हुआ है यहाँ पे इसका रूट कहाँ पे है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो सी यूजर्स ये इसका लोकेशन है, टर्मिनल का लोकेशन है। और हम देखेंगे हमारे फाइल का लोकेशन क्या है, तो फाइल का लोकेशन यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेंगे और फिर यहाँ पे
लिखेंगे हम लोग CD और स्पेस Ctrl+V, हम उस पाथ को कॉपी कर लेंगे। फाइल को मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया था वेरिएबल्स इन C.C के नाम से, तो ये फाइल का नए नेम है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। हमको उस डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फाइल सेव है। अब फिर यहाँ पे हम कंपाइल करने के लिए अब लिखेंगे GCC स्पेस जो हमारे फाइल का नाम है, तो वेरिएबल्स इन C.C। अब इसका कंपाइलेशन के बाद कोई नया नाम हम देना चाहते हैं तो हम -O को यूज करेंगे, ऑप्शनल कमांड, और फिर जो भी नाम देना चाहते हैं जैसे var.exe। ये सब कंसेप्ट्स मैंने प्रीवियस सेकेंड लेक्चर में बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा, एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट प्रोग्राम इन VS कोड के अंदर। इस तरीके से हम VS कोड में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। -O वो ऑप्शन का क्या यूज है। तो ये हमारा कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब हम एग्जीक्यूट करने के लिए पहले यहाँ पे देंगे ./ और exe फाइल का नाम var.exe, और देन हम इसे प्रेस कर देंगे एंटर को। तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब ये सब एक ही लाइन में आ रहा है, तो एक लाइन में आ रहा है। हम लोगों ने गलती क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे /n यूज नहीं किया है, जिससे लाइन चेंज नहीं हुआ। तो हम /n दे देते हैं यहाँ पे, हर वैल्यू के बाद /n। Z के नीचे तो कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है, /n की यहाँ कोई ऐसा जरूरत है नहीं। हमने चेंज किया कुछ भी, हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये फाइल से फिर से सेव हो गया। अब फिर हम इसे कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम में कोई भी चेंज होगा तो हम उसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि जब तक हम कंपाइल नहीं करेंगे तो जो हमारा कंपाइल्ड प्रीवियसली कंपाइल्ड जो हमारा फाइल है var.exe एग्जीक्यूट वही होता है, एग्जीक्यूट होगा exe फाइल। तो exe फाइल एग्जीक्यूट होगा। तो अभी जो चेंजेज हुआ है वो चेंजेज उस फाइल में नहीं है, क्योंकि वो पहले का बना हुआ फाइल है। प्रीवियसली कंपाइल्ड जो हमारा सोर्स फाइल था वो पहले जो कंपाइल किया गया था उस वक्त रेडी हुआ था, लेकिन चेंजेस हम लोगों ने अभी किया है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से var.exe को क्रिएट कराना होगा, और इसके लिए हम लोग फिर से रिकम्पाइल करेंगे। अब हम फिर एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा सब कुछ नए लाइन में आ गया। तो ये इस तरीके से हमारा सारा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास इंटीजर में दो वेरिएबल है x और y, अगर हम y को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि x में तो वैल्यू था, वो वैल्यू प्रिंट हुआ 5, लेकिन y में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब y में वैल्यू नहीं है तो हम उसको प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम चेक करते हैं इसको। हम फिर कंपाइल करेंगे, हम लोगों ने चेंजेस किया है तो हम इसको कंपाइल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है 4200832। तो दिस कैन बी अ गार्बेज वैल्यू। तो जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसमें गार्बेज हो सकता है, या वो मेमोरी एड्रेस को भी प्रिंट कर सकता है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसको यूज के पहले इनिशियलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे y में कोई वैल्यू नहीं है तो वो गार्बेज है। तो हम यहाँ पे यूज के पहले अगर हम चाहें y में कोई वैल्यू तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने अब इसमें 25 रख लिया। अब हम इसको फिर से कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा y का वैल्यू 25 आ गया। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 25 कर देते तो x की वैल्यू चेंज हो जाती। अब जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ % के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 5, तो %5d। तो इसका मतलब क्या है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में इस कंसेप्ट को समझाया हुआ था वेरिएबल्स वाले लेक्चर्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि वो 5 ब्लैंक स्पेस के बाद वैल्यू प्रिंट होगा। ये y की वैल्यू जो आ रही है 5 ब्लैंक स्पेस छोड़ करके प्रिंट हो रही है। तो हम अगर चाहते हैं कि वैल्यू जो है वो कुछ स्पेस के बाद प्रिंट हो तो हम 5, 6, 7 जो भी चाहते हैं दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 7, तो ये 7 स्पेस को छोड़ेगा। और मैं यहाँ पे देता हूँ 0,
तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट और कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ब्लैंक स्पेस की जगह पे अब आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 आ गया, ब्लैंक स्पेस नहीं आया। यानी हम ब्लैंक स्पेस चाहते हैं तो हम सिंपली जो भी जितना भी ब्लैंक स्पेस चाहते हैं उतना नंबर असाइन कर लेंगे परसेंट के बाद और डी से पहले, और अगर हम चाहते हैं उसके जगह पे कुछ और आए तो हम वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे हमारा ये जो फ्लोट वेरिएबल है 7.56432, अब मैं चाहता हूं कि ये 7 के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स को प्रिंट करे, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.2f। तो अब इससे क्या होगा कि पॉइंट के बाद का ये सारा वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हुआ है पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंट हुआ है, लेकिन अब क्या होगा, अब ये पूरा वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 7.56 प्रिंट हुआ, सारा वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फ्लोट की सारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है तो हम लोग इस तरीके से पॉइंट के बाद 2f 3f जितना चाहते हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 56432 था तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 56। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को छोड़ रहा है, बाकी को छोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम 56 के बाद जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 789, ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा 7.57, वो राउंड अप करता है वैल्यू को। हम लोग फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। सेवन 7.5 लगता है वो कंपाइलेशन नहीं हुआ था सही से, तो हम उसे कंपाइल करेंगे, वो राउंड अप करेगा नियरेस्ट वैल्यू के पास। ये सेव नहीं हुआ था ये पहले। खैर, अब हम जैसे देखते हैं कि ये जो हमारा y इक्वल 25 है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 इक्वल y, तो ये क्या है, ये गलत तरीका है, क्योंकि हम किसी वैल्यू में किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल जो होता है वो l वैल्यू होता है और वैल्यू r वैल्यू होता है, यानी l वैल्यू लेफ्ट वैल्यू, r वैल्यू मतलब राइट वैल्यू। तो वेरिएबल हमेशा l वैल्यू होगा जो कि लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा इक्वल ऑपरेटर के, और जो वैल्यू होगा वो r वैल्यू होगा और वो हमेशा इक्वल ऑपरेटर के राइट साइड में आएगा। तो ये इस तरीके से असाइनमेंट नहीं होगा। 25 में y असाइन नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम ग्लास को पानी में नहीं रख सकते, हम ग्लास में पानी रख सकते हैं। वी कैन कंटेन वाटर इनटू द ग्लास, बिकॉज ग्लास एक कंटेनर है, पानी एक वैल्यू है, तो कंटेनर में वैल्यू होगा ना कि वैल्यू में कंटेनर। तो y एक वेरिएबल है जो कि एक कंटेनर है, जो एक वैल्यू को कंटेन करेगा, ना कि उसको कोई वैल्यू कंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये तरीका गलत होता है। l वैल्यू इज ऑलवेज ए वेरिएबल। हाँ, अगर हम ये लिखें x इक्वल टू वाई तो ये सही है, बिकॉज x एक कंटेनर है, ऑब्वियस है, y इज ऑल्सो अ कंटेनर, बट y हैव अ वैल्यू। तो y में जो वैल्यू है वो x में जाएगा, यानी एक ग्लास का पानी दूसरे ग्लास में हम पुट अप कर सकते हैं। तो ये सही है। l वैल्यू और r वैल्यू के रूप में वेरिएबल यूज हो सकता है, बट वैल्यू कभी भी l वैल्यू नहीं होगा। हम कोई ऑपरेशन जैसे y प्लस 7, x इक्वल टू वाई प्लस 7, ये चलेगा, लेकिन अगर हम इसको ये करना चाहें y प्लस 7 इक्वल टू x, तो ये गलत होगा, क्योंकि y प्लस 7 एक ऑपरेशन हो रहा है जिसका एक रिजल्ट बनेगा, जिसको हम कहीं रखेंगे। हम उसमें एक ऑपरेशन के दौरान हम उसमें कोई वैल्यू असाइनमेंट उस ऑपरेशन में नहीं कर सकते, हम वैल्यू असाइनमेंट वेरिएबल में ही कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे वेरिएबल डिक्लेरेशंस के।